हमारे क्लास 12 का पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर चल रहा है, जिसमें आज का चैप्टर है हमारा 5, जिसका नाम है समकालीन दक्षिण एशिया। जिसका अंक विभाजन है वो कुछ इस प्रकार है। कुल अंक 10 रहेंगे। वस्तुनिष्ठ प्रश्न 3 अंक के, 3 अंक का एक, 4 अंक का एक। तो इस प्रकार 2 प्रश्न हमारे लिखने के लिए आएंगे और वस्तुनिष्ठ प्रश्न हमारे 3 आएंगे। इसमें आगे दिया गया है एक वाक्य में उत्तर। तो हमको ये क्वेश्चन क्लियर करना है, जिसमें पहला पूछा सियाचिन समस्या का संबंध किन देशों से है। तो सियाचिन समस्या का संबंध भारत और पाकिस्तान देशों से है। भारत पाक संबंध किस समस्या से ग्रस्त है। भारत पाक संबंध जो है वो संदेह की राजनीति से ग्रस्त है। दोनों ही देशों में संदेह चलता रहता है, आशंका रहती है कि कब कौन आक्रमण कर दे। इस प्रकार इसे संदेह की राजनीति कह सकते हैं, जिससे कि ये इससे ग्रस्त है। भारत द्वारा शांति सेना किस देश में भेजी गई थी। तो भारत द्वारा शांति सेना श्रीलंका देश में भेजी गई थी। कच्छ द्वीप कहाँ स्थित है। कच्छ द्वीप भारत और श्रीलंका के समुद्र तटों के मध्य स्थित है। दक्षेस का पूरा नाम क्या है। दक्षेस का पूरा नाम दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन है। जिस प्रकार सार्क, संयुक्त राष्ट्र संघ, सोवियत संघ है, उसी प्रकार से दक्षेस भी है, जिसका संपूर्ण पूरा नाम है दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन। इसका पहला क्वेश्चन जो आता है 6 नंबर पे, उसमें पूछा गया है दक्षिण एशियाई क्षेत्र की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। हमारे एशिया के जो क्षेत्र हैं उनकी प्रमुख विशेषता हमको बतानी है। तो पहले पॉइंट में आता है कि दक्षिण एशिया में भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, मालदीव तथा श्रीलंका सम्मिलित है। ये निम्न प्रकार के देश सम्मिलित हैं एशिया में। कभी कभी अफगानिस्तान तथा म्यांमार को भी इसी क्षेत्र में शामिल किया जाता है। म्यांमार और अफगानिस्तान को भी इस क्षेत्र में शामिल किया जाता है। हालांकि चीन इस क्षेत्र का एक प्रमुख देश है, तथापि इसको दक्षिण एशिया का हिस्सा नहीं माना जाता। हालांकि चीन भी क्या है, एक प्रमुख देश है, तथापि इसको दक्षिण एशिया का हिस्सा नहीं माना जाता। दूसरा पॉइंट है दक्षिण एशिया एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ सद्भावना व शत्रुता, आशा निराशा तथा पारस्परिक शंका एवं विश्वास साथ साथ विद्यमान है। दक्षिण एशिया एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे जो देश सम्मिलित हैं वहाँ पे सद्भावना भी है, आदर भी है और शत्रुता भी चलती है। आशा भी है और साथ में निराशा भी रहती है। पारस्परिक शंका भी बनी रहती है और विश्वास के साथ साथ विद्यमान है। शंका भी है और विश्वास भी साथ में चलता है। तो इस प्रकार से अच्छाई और बुराई दोनों साथ में चलती है। तीसरे पॉइंट में आते हैं, जिसमें दिया गया है विविधताओं से परिपूर्ण इस क्षेत्र के उत्तर में विशाल हिमालय पर्वत श्रृंखला है। दक्षिण में हिंद महासागर, पश्चिम में अरब सागर या पूर्व में बंगाली खाड़ी इसे एक विशिष्ट प्राकृतिक क्षेत्र बनाते हैं। प्राकृतिक क्षेत्र की बात करें एशिया के क्षेत्र में, तो हमारा उत्तर में विशाल हिमालय पर्वत देखने को मिलता है, जिसमें दक्षिण में हिंद महासागर है, पश्चिम में अरब सागर को देख सकते हैं और पूर्व में बंगाल की खाड़ी है। इसे एक विशिष्ट प्राकृतिक क्षेत्र बनाते हैं। चौथे पॉइंट में दक्षिण एशियाई क्षेत्र की भौगोलिक विशिष्टता ही इस उपमहाद्वीपीय क्षेत्र की भाषाई, सामाजिक और सांस्कृतिक अनूठेपन का परिचायक है। इसकी जो विशिष्टता है वे इसकी भाषा के तौर पे, सामाजिकता के तौर पे और संस्कृति के तौर पे एक अनूठेपन का परिचय देती है। तो इस प्रकार हमारा क्वेश्चन पूरा हुआ, जिसमें पूछा गया था दक्षिण एशियाई क्षेत्र की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं। इसके जो देश हैं इनको याद करना है हमको। भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, मालदीव तथा श्रीलंका सम्मिलित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत पाकिस्तान संबंधों में सुधार के लिए आप क्या सुझाव देंगे या परामर्श देंगे। मतलब भारत पाक संबंधों में सुधार के लिए अगर आपसे पूछा जाए कि आप क्या सुझाव देना चाहेंगे, तो ये क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है। आप एक बार मन से देख के देखिए, फिर यह क्वेश्चन समझना। भारत पाकिस्तान संबंधों में सुधार के लिए दोनों देशों की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को ध्यान में रखना चाहिए। ऐतिहासिक तौर पे ये एक सोने की चिड़िया के नाम से जाना जाता था, हम सभी को पता है।
भारत पाकिस्तान सब एक हुआ होता था। 47 में विभाजन के पश्चात ही ज़्यादा दिक्कतें आना शुरू हुई हैं। पाकिस्तान में किसी भी बात का सफलतापूर्वक विश्वास करना उचित ना होगा। पाकिस्तान पर किसी भी बात में सरलतापूर्वक विश्वास नहीं कर सकते। पाकिस्तानी शासकों की यह सोच है कि भारत के साथ तनावपूर्ण संबंधों को बनाए रखने में उनका तथा देश के हित है। पाकिस्तानी शासक जो वहाँ पे राज करते हैं, उनके लोगों की ये सोच बताती है कि भारत में साथ तनावपूर्ण संबंधों को बनाए रखने में उनका तथा उनके देश का हित है। तनाव में रहेंगे तो देश हित रहेगा। हालांकि पाकिस्तानी जनता भारत में युद्ध करना नहीं चाहती है। पाकिस्तान की जो जनता है वे भारत में युद्ध नहीं करना चाहती। असल में पाक शासक अपनी बुनियादी शक्ति सेना द्वारा अपना दमखम बनाए रखना चाहते हैं। वहाँ के जो शासक हैं वे अपनी सैन्य शक्ति द्वारा दमखम बनाए रखना चाहते हैं। पाकिस्तान की फौजी ताकत ये भली भांति जानती है कि यदि भारत के साथ उनका संबंध सामान्य हो गए तो वे अप्रासंगिक हो जाएगी, मतलब प्रसन्नता के तौर पे नहीं रहेगी। दोनों देशों के संबंधों को सुधारने हेतु पाक को अपनी इस मानसिकता का परित्याग करना पड़ेगा। विवादित विषयों पर परस्पर वार्ताओं द्वारा संबंधों में सुधारा जा सकता है। जो भी विवादित विषय चल रहे हैं उन पे बैठकर बात की जा सकती है, जिससे संबंध में मधुरता आ सकती है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भारत पाकिस्तान संबंधों में सुधार के लिए ये निम्न सुझाव हैं जो हम दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, दक्षिण एशियाई क्षेत्र में शांति और सहयोग को किस प्रकार बढ़ाया जा सकता है। दक्षिण एशिया के क्षेत्र में जो देश हैं उनमें सहयोग व शांति बनाए रखने के लिए किस प्रकार और बढ़ाया जा सकता है। तो पहले पॉइंट में आता है कि दक्षिण एशियाई क्षेत्र में शांति एवं सहयोग निम्न उपायों द्वारा बढ़ाया जा सकता है। अनेक दक्षिण एशियाई क्षेत्रों में राजनीतिक अस्थिरता है। राजनीतिक जो है वह अस्थिरता बनी रहती है, अतः वहाँ राजनीतिक स्थिरता बनाए रखने की जरूरत है। राजनीतिक तौर पे कौन सा देश किस देश के बारे में क्या सोचता है वे स्थिरता बनाए रखना चाहिए। शांति और सहयोग की भावना होनी चाहिए। सेकंड पॉइंट में दक्षिण एशियाई क्षेत्र आज आतंकवाद जैसी चुनौती का सामना कर रहा है, अतः आतंकवाद को समूल नष्ट किए जाने की आवश्यकता है। हमें ज्ञात है कि आतंकवाद सभी देशों में है, फैल रहा है। आतंकवाद से बहुत ज़्यादा नुकसान है और इसको जड़ से नष्ट करना चाहिए और इसकी आवश्यकता बहुत हो गई है। तीसरे पॉइंट में कहा जा रहा है कि इस क्षेत्र विशेष में गरीबी एवं बेरोजगारी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, अतः दक्षिण एशियाई क्षेत्र में गरीबी एवं बेरोजगारी को समाप्त करने हेतु कारगर कदम उठाया जाना चाहिए। दक्षिण एशियाई जो क्षेत्र हैं जहाँ जिसमें जो देश हैं उसमें गरीबी और बेरोजगारी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, अतः दक्षिण एशियाई क्षेत्र में गरीबी एवं बेरोजगारी को समाप्त करने के लिए कारगर उपाय होने चाहिए। बेरोजगारी खत्म होनी चाहिए और वो काम दिया जाना चाहिए जिससे कि गरीबी भी खत्म हो जाए। तो इस प्रकार चौथे पॉइंट में बताया जा रहा है कि दक्षिण एशियाई क्षेत्र के सभी देशों को अपनी समस्याएं परस्पर मिलजुल कर हल करना चाहिए। इन्हें दक्षेस अथवा सार्क के माध्यम से परस्पर सहयोग को और अधिक बढ़ाना चाहिए। सार्क और दक्षेस से मतलब ये देश जुड़े हुए हैं। अगर कोई आपसी समस्या होती है, देशों की जो अपनी समस्या होती है वह मिलजुल कर हल किया जा सकता है। आगे जो क्वेश्चन आ रहा है उसमें पूछा गया महाकाली संधि क्या थी। शायद ये नया क्वेश्चन है। आगे पढ़ते हैं इसमें क्या दिया गया है। महाकाली संधि 6 फरवरी 96 को तत्कालीन भारत एवं नेपाल के प्रधानमंत्रियों के मध्य हुई थी। ठीक है, ये तो क्लियर हो गया कि 6 फरवरी को 1996 को तत्कालीन भारत के जो प्रधानमंत्री थे नेपाल और भारत के उनके मध्य हुई थी। अब ये क्या थी वो हमको समझना है। इस समझौते द्वारा 2000 मेगावाट शक्ति के पंचमेश्वर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट को 8 वर्षों की समय अवधि में बनाने और सहारा एवं टनकपुर जल भंडारों को विकसित करने पर सहमति हुई। ये थी महाकाली संधि, जिसमें बोला गया था कि
2000 मेगावाट शक्ति के पंचमेश्वर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट को 8 वर्षों की समय अवधि में बनाना है। उसी के साथ में सहारा एवं टनकपुर जल भंडारों को विकसित करने पर सहमति हुई थी। बिजली और जल के ऊपर एक समझौता हुआ था भारत और नेपाल के प्रधानमंत्रियों के बीच, जो कि 6 फरवरी 1996 को हुआ था। पंचमेश्वर प्रोजेक्ट पर भारत एवं नेपाल द्वारा संयुक्त तथा एक समान ₹20,000 करोड़ का व्यय प्रस्तावित किया गया। जब ये प्रोजेक्ट बनाया गया, जिसमें पंचमेश्वर जो प्रोजेक्ट था उसको भारत नेपाल ने संयुक्त होकर एक समान 20,000 करोड़ रुपए प्रस्तावित किया। संधि के अनुसार नेपाल को मानसून में 1,000 क्यूएस्क जल तथा शेष मौसम में 300 क्यूएस्क जल टनकपुर से देना तथा निरंतर 70 मिलियन किलोवाट विद्युत आपूर्ति निःशुल्क देना सम्मिलित थी। इसमें इस प्रकार की बातें की गई थी। उक्त संधि में भारत नेपाल द्वारा महाकाली नदी आयोग की स्थापना करने का भी फैसला लिया गया। इसी के साथ में भारत नेपाल द्वारा महाकाली नदी आयोग की स्थापना करने का भी फैसला किया गया था। इस प्रकार क्लियर हुआ कि महाकाली संधि क्या थी, जिसमें जल और बिजली की बात कही जा रही है। 20,000 करोड़ का प्रस्तावित किया गया था। 70 मिलियन किलोवाट की आपूर्ति निःशुल्क देना सम्मिलित था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत पाक संबंधों की समस्याओं की विवेचना कीजिए। इसी के अथवा में क्वेश्चन आ सकता है, भारत पाक संबंधों में मतभेद के कारण लिखिए। तो उत्तर स्टार्ट होता है, भारत पाक संबंधों की समस्याएं। जितनी भी समस्याएं हैं वो हमको निम्न प्रकार बताना है। भारत तथा पाकिस्तान के संबंधों को मधुरता प्रदान करने के रास्ते में निम्नलिखित समस्याएं विद्यमान है। जो समस्याएं वार्ता के तौर पर होनी चाहिए वह समस्या कुछ इस प्रकार है, जो कि मधुरता को प्रदान करने के रास्ते में बनी हुई है। पहली समस्या कश्मीर समस्या, जो कि हमने बचपन से सुनी हुई है। कश्मीर समस्या बहुत बड़ी समस्या थी। भारत पाक संबंधों में कश्मीर प्रकरण को लेकर मतभेद बना हुआ है। कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, लेकिन पाकिस्तान ने कश्मीर के कुछ भाग पर अपना अधिकार जमा रखा है, तो शेष कश्मीर को भी वे हड़पना चाहता है और भारत देना नहीं चाहते हैं। तो इस प्रकार एक ये कश्मीर समस्या है। दूसरा है आतंकवाद को प्रोत्साहन। पाकिस्तान ने भारत में आतंकवाद को प्रोत्साहन दिया है। वे प्रतिष्ठित आतंकवादियों को भारत भेजकर हमारे देश में अशांति फैलाने का प्रत्येक संभव व असंभव प्रयास करता है। बांग्लादेश पूर्व में पाकिस्तान का हिस्सा था, लेकिन वहाँ पर ही पाकिस्तान से अलग होने हेतु संघर्ष हुआ, जिसमें भारत द्वारा उनकी मदद की गई तथा उनके फलस्वरूप बांग्लादेश ने नए राष्ट्र का उदय हुआ। पाकिस्तान की सोच है कि भारत ने पाकिस्तान को खंडित करने का कार्य किया है। निम्न प्रकार की समस्याएं हैं जो कि भारत पाक के संबंधों में मधुरता प्रदान नहीं करती है। इसी के साथ में चौथा पॉइंट है, स्वयं को मुस्लिम एक एकमात्र प्रतिनिधि मानना। पाकिस्तान स्वयं को कश्मीर सहित संपूर्ण भारतीय उपमहाद्वीप के मुसलमानों का एकमात्र प्रतिनिधि मानता है। उसकी ये सोच भारत में घटित सामान्य सी घटना को भी सांप्रदायिक स्वरूप दे देती है, जिससे दोनों देशों के संबंध में कटुता आती है। पांचवा पॉइंट है, पाक की दोहरी कूटनीति। पाकिस्तान दिखावे के तौर पर भारत के संबंध को सुधारना चाहता है, लेकिन वास्तव में वे भारत में दो तरह के संबंध नहीं चाहता, दोस्ती का संबंध नहीं चाहता। इसकी यह दोहरी कूटनीति देश के संबंधों में जहर घोलती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 11वें नंबर पर, जिसमें पूछा गया है, श्रीलंका के जातीय संघर्ष में किसकी भूमिका प्रमुख है। श्रीलंका के जातीय संघर्ष में सिंहलियों के बहुसंख्यकवाद एवं तमिलों के आतंकवाद दोनों की ही प्रमुख भूमिका रही है। मतलब श्रीलंका में जातीय संघर्ष हुआ था, तो उसकी प्रमुख भूमिका किस किस की है ये हमको जानना है। तो पहला बताया है कि सिंहलियों के बहुसंख्यकवाद एवं तमिलों के आतंकवाद दोनों की ही प्रमुख भूमिका रही है। श्रीलंका में प्रमुख रूप से
सिंगली समुदाय की अधिकता है, जो भारत से आकर श्रीलंका में रहने वाले तमिलों के विरुद्ध है। सिंगली राष्ट्रवादियों की मान्यता थी कि श्रीलंका में तमिलों के साथ किसी प्रकार की कोई छूट नहीं दी जानी चाहिए, क्योंकि श्रीलंका केवल सिंगली समुदाय का ही है। दो समुदायों के बीच की बात है, जिनमें एक बोल रहा है कि इनको छूट नहीं देना चाहिए, क्योंकि श्रीलंका केवल सिंगली समुदाय का ही है, वे तमिल को कोई छूट नहीं देना चाहते। इसी के साथ आगे बताया गया है, तमिलों के प्रति अपेक्षापूर्ण व्यवहार की वजह से उग्र तमिल राष्ट्रवाद की आवाज तेजी से उठी। 83 के बाद से उग्र तमिल संगठन लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम अर्थात लिट्टे ने श्रीलंकाई सैन्य बलों के साथ सशस्त्र संघर्ष किया। इसने तमिल इलम अर्थात श्रीलंकाई तमिलों के लिए एक अलग राष्ट्र की मांग उठाई। धीरे धीरे श्रीलंका में जातीय संघर्ष तीव्र होता चला गया, मतलब जाति के तौर पर संघर्ष बढ़ता गया। देश में विस्फोट एवं हत्याएं होने लगी। भारत ने 87 में श्रीलंका में अपनी शांति सेना भेजी। मतलब जब वहाँ पे जातीय संघर्ष बढ़ रहा था, विस्फोट होने लगे थे, हत्याएं होने लगी थी, तब 87 में भारत ने श्रीलंका में अपनी शांति सेना भेजी वहाँ पे स्थिति संभालने के लिए, जिसे वहाँ की जनता ने पसंद नहीं किया। वहाँ की जनता थी, उन्होंने पसंद नहीं किया। परिणाम स्वरूप 89 में भारत ने अपनी शांति सेना को बिना लक्ष्य हासिल किए ही वापस बुला लिया। मतलब 87 में गई थी और 89 में भारत ने कोई परिणाम नहीं निकाल पाया वो, और शांति सेना को बिना लक्ष्य हासिल किए ही बुला लिया था। 2009 में लिट्टे प्रमुख प्रभाकरण का उसके प्रमुख सहयोगियों के साथ सैन्य कार्रवाई में मारे जाने के पश्चात लिट्टे की स्थिति कमजोर हो गई। श्रीलंका में संघर्ष दब गया तथा शांति की स्थापना हुई। श्रीलंका में 83 से आपातकाल लागू था। श्रीलंका में 83 से ही आपातकाल लागू था, जिसे अगस्त 2014 में समाप्त कर दिया गया। संघर्ष के दौरान तहस-नहस हुए शहरों को फिर से बसाया जा रहा है तथा पीड़िता तमिल परिवारों को भी संरक्षण दिया जा रहा है। इसमें दो जातियों के बीच हुई संघर्ष की बात है, जो कि श्रीलंका में हुई थी। भारत ने सहयोग भी दिया, लेकिन वहाँ की जनता ने इसे पसंद नहीं किया। इसका आपातकाल 83 से चालू था, जो कि 2014 में समाप्त किया गया। आपातकाल बहुत ज़्यादा लंबा चला है। आगे क्वेश्चन दिया गया है, दक्षिण सार्क के गठन तथा महत्व पर प्रकाश डालिए। ये एक संगठन है जिसमें कुछ देश सम्मिलित हैं, उसके गठन और उसके महत्व पर प्रकाश डालना है। जिस प्रकार संयुक्त राष्ट्र संघ, सोवियत संघ, इस प्रकार के। सार्क के चार्टर में उनकी निम्नलिखित संख्याओं का उल्लेख किया गया है। हमने चार्टर पढ़ा था। संयुक्त राष्ट्र संघ का एक उनका संविधान होता था, जिसमें सभी बातें लिखी गई थी, किस प्रकार से संगठन को संचालित करना है। शिखर सम्मेलन, पहला है शिखर सम्मेलन। चार्टर के अनुच्छेद 3 द्वारा प्रतिवर्ष एक शिखर सम्मेलन आयोजित करने की व्यवस्था की गई है। शिखर सम्मेलन में सदस्य देशों के शासनाध्यक्ष हिस्सा लेते हैं। अभी तक सार्क में 18 शिखर सम्मेलन हो चुके हैं। उन्होंने जो संविधान बनाया है चार्टर, उसके अनुच्छेद 3 के अनुसार हर प्रतिवर्ष में अनुच्छेद 3 के अनुसार प्रतिवर्ष एक शिखर सम्मेलन किया जाता है, जिसमें शासन के जो अध्यक्ष होते हैं वे हिस्सा लेते हैं। अब तक 18 सम्मेलन हो चुके हैं। मंत्रिपरिषद, चार्टर के अनुच्छेद 4 द्वारा ये प्रावधान है कि सदस्य देशों के विदेश मंत्रियों की एक परिषद होगी। उसमें 4 जो अनुच्छेद है उसमें बताया गया है कि सदस्य देश, जितने भी सदस्य देश हैं, उनके विदेशी मंत्रियों की एक परिषद होगी, जिसकी आवश्यक रूप से 6 माह में एक बैठक होगी आवश्यकता के तौर पे। इसके कार्य संघ की नीति निर्धारित करना, सामान्य हित में मुद्दों के संबंध में फैसला करना तथा सहयोग हेतु नवीन क्षेत्रों की खोज इत्यादि काम होगा मंत्रिपरिषद का।
इसके आगे बोला स्थायी समिति। सार्क चार्टर के अनुच्छेद 5 के अनुसार यह सदस्य देशों के विदेशी सचिवों की एक समिति होगी, स्थायी समिति जो होगी। इसके प्रतिवर्ष एक बैठक अनिवार्य है और पक्के में होना ही चाहिए। सहयोग के कार्यक्रमों की देखभाल करना, अंतर क्षेत्रीय प्राथमिकता निर्धारित करना तथा अध्ययन के आधार पर सहयोग की नवीन क्षेत्रों की पहचान करना इत्यादि स्थायी समिति के प्रमुख कार्य होंगे। जो स्थायी समिति बनाई जाएगी वह सहयोग के कार्यक्रमों की देखभाल करेगा, अंतर क्षेत्रीय प्राथमिकता निर्धारित करेगा, साथ में अध्ययन के आधार पर सहयोग की नवीन क्षेत्रों की पहचान करना इत्यादि स्थायी समिति के प्रमुख कार्य होंगे। आगे क्वेश्चन दिया है, चौथे पॉइंट दिया है, मतलब तकनीकी समितियां। इसकी व्यवस्था 6 अनुच्छेद द्वारा की गई है। इसमें सभी सदस्य देशों के प्रतिनिधि होते हैं। ये अपने अपने क्षेत्र में कार्यक्रम को लागू करने, उनमें समन्वय पैदा करने तथा उन्हें मॉनिटर करने हेतु उत्तरदायी होते हैं। एक तकनीकी समिति होगी जो अनुच्छेद 6 में बताई गई है। इसमें सभी देशों के प्रतिनिधि होंगे, जो अपने अपने क्षेत्र में कार्यक्रम लागू करेंगे। जो भी ये संगठन कार्य करता है उसमें समन्वय समानता पैदा करेंगे तथा उन्हें मॉनिटर भी करेंगे, देखेंगे कि किस प्रकार से कार्य चल रहा है। 5वां पॉइंट है कार्यकारी समिति। सार्क चार्टर के अनुसार अनुच्छेद 7 द्वारा कार्यकारी समिति की व्यवस्था की गई है, इसकी स्थापना स्थायी समिति द्वारा की जाती है। जो स्थायी समिति है वे इसकी कार्यकारी समिति का स्थापना करते हैं। सचिवालय 6 नंबर पर आया सचिवालय। अनुच्छेद 8 में सार्क के सचिवालय का प्रावधान है। इसकी स्थापना दूसरे सार्क सम्मेलन बेंगलोर भारत के दौरान 16 नवंबर 86 को की गई थी, लेकिन सचिवालय ने 17 जनवरी 87 से कार्य करना शुरू किया। स्थापना हो गई थी 86 में और सचिवालय ने कार्य स्टार्ट किया था 87 में। सार्क का मुख्यालय काठमांडू नेपाल में है तथा इसके प्रथम महासचिव बांग्लादेश के अब्दुल हसन थे। महासभा का कार्यकाल 2 वर्ष का होता है। सार्क सचिवालय को 7 भागों में विभक्त करके इसके प्रत्येक भाग के अध्यक्ष को निदेशक नाम दिया गया है। तो इस प्रकार सचिवालय की कुछ निम्न बातें क्लियर होती हैं। तो इस प्रकार हमारे जो क्वेश्चन थे वो पूरे कंप्लीट हुए हैं। 12 क्वेश्चन दिए थे प्रश्न बैंक के आईएमपी। लास्ट क्वेश्चन में दक्षिण सार्क को हमने क्लियर किया है। इसी के साथ ये पूरा चैप्टर क्लियर होता है। तो धन्यवाद, आपने अपना कीमती समय दिया। अभी आपसे अलविदा कहते हैं और जल्द ही मिलते हैं नए विषय नए चैप्टर के साथ। और इसे लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलना। थैंक यू।